हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर 7 जो है साम्य अवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और पूरी तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन होगा साम्य अवस्था पर कि साम्य अवस्था क्या होता है, पहले हम इसे जानेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की आगे शुरुआत करते हुए चलेंगे जी। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि बेसिक आज से स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर 1 है। इस चैप्टर को ध्यान से आप पढ़िएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति साम्य अवस्था ही नहीं समझ पाएगा वो इस चैप्टर के अंतर्गत जो आने वाली टॉपिक है कैसे समझेंगे। इसलिए मैं कहूँगा इसको समझ लीजिए। तो चलिए जी समझते हैं साम्य अवस्था। अब देखिए साम्य अवस्था क्या होता है, समझिएगा। साम्य अवस्था का परिभाषा इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं, बट मैं 100% अभी मैं कह दे रहा हूँ 100% आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको समझ कर याद करेंगे। तो यदि विश्वास है तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी से आपको समझ में आएंगे जी। चलिए देखिए, मैं इसको याद नहीं कराऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूँ, उसको समझ जाइए, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, मान लेते हैं कोई हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले लेते हैं A + B और इसकल टू क्या C + D। यहाँ पे हमने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले लिया है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दो चीज़ों से आप पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात, जहाँ पर भी आपको इस तरीके से दो आपको रेखाएं दिखाई दे, एक अग्रिम दिशा में एक विपरीत दिशा में, तो आप समझिएगा ये जो अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पहला ये है। दूसरी बात, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है, मैं मतलब आपको बता दे रहा हूँ कि A और B मिले हैं तो C और D पदार्थ बने हैं ना। तो जो A B से C D बना है, यदि अगर हम चाहें तो C D को मिलाकर फिर से हम चाहें तो A B भी बना सकते हैं। यही होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब इससे ये बना है तो इससे ये भी बन सकता है। इतनी बात समझ के ना। जैसे हम दूध से दही तो बना सकते हैं, पर फिर से चाहे तो दही से दूध बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होगा, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। और हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें जिससे इससे ये बन रहा है तो इससे ये भी बन जाएगा। तो इतनी बात समझ गए। तो चलिए जी, हमने कहा कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम ले लिया जिसमें A B पदार्थ है वो C D में बदल रहा है। तो मान ले रहे हैं कि A B से C D में बदल रहा है, तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो वेग है वो V1 हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत भी तो क्या हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया चल रही है, तो मान लेते हैं विपरीत वेग जो होगा वो V2 हो जाएगा। क्या हमने बताया कि जो प्रारंभ में मतलब क्या होता है, जो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो ये इसका क्या है, V1 क्या है, V1 की बात करें तो ये है अग्रिम वेग, ठीक है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अग्रिम वेग है। अब V2 क्या है, विपरीत वेग है, किसका, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का विपरीत वेग है। तो देखिए हम ये बात कह रहे हैं कि सपोज डेट कोई एक बंद बर्तन है जिसमें A B पदार्थ को डाला गया है, वो C D में बदल रहा है, ठीक है। तो पहले A B से C D में बदलेगा तो पहले शुरुआत में क्या होगा, V1 जो होगा उसका वेग अधिक होगा, क्योंकि A B से C D में बदलेगा पहले, तो V1 का वेग अधिक होगा और V2 का वेग कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि प्रारंभ में क्या होगा, V1 का जो वेग होगा वो अधिक होगा V2 के वेग से। याद रखेंगे, जिधर इसका मुख होता है उधर वाला मान अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या बात बताया कि V1 का जो वेग है वो अधिक होगा V2 के वेग से, मतलब अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग होगा, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का में जो अग्रिम वेग होगा वो अधिक होगा विपरीत वेग से। परंतु जैसे जैसे इस पदार्थ ये AB जो है वो CD में बदलेगा तो एक समय ऐसा आएगा ना कि इसकी मात्रा कम होने लगेगी, जैसे बदल रहा है तो इसकी मात्रा कम होने लगेगी, इसकी ज़्यादा होने लगेगी, इसमें CD में परिवर्तन हो गया तो उस समय पे जैसे CD का मात्रा ज़्यादा होने लगेगा
तो फिर से ये CD भी फिर से विपरीत वेग कराने लगेगा, विपरीत अभिक्रिया कराने लगेगा। अब विपरीत अभिक्रिया कराएगा तो CD फिर से AB में बदलेगा। तो एक समय पश्चात जो क्या होगा, जो V2 का मान होगा वो अधिक हो जाएगा V1 के मान से। तो एक समय ऐसा फिर से आएगा जिसमें V2 का मान अधिक हो जाएगा V1 के वेग से, ठीक है। परंतु एक और ऐसा समय आएगा जिस समय पर जो ये AB से CD में 50% पूर्ण होगा और CD से AB में 50% पूर्ण हुआ होगा। मतलब एक ऐसा समय आएगा जिसमें V1 का जो वेग है वो V2 के वेग से बराबर हो जाएगा। मतलब V1 और V2 दोनों का वेग क्या हो जाएगा, दोनों का वेग क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था को, ऐसी अवस्था, ठीक है ना, ऐसी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। मतलब क्या हमने बताया, अभी आपको समझ में आएगा, केवल इतनी बात आपने सुन लिया ना तो याद हो जाएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा है उसको मैं समझाऊंगा। कह रहा है कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसी बंद बर्तन में कराई जाती है, पहले इतना समझिए, हमने क्या बताया कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसी बंद बर्तन में कराई जाती है, ठीक है, तो प्रारंभ में अग्रिम अभिक्रिया का वेग अधिक होता है तथा विपरीत अभिक्रिया का वेग कम होता है। तो हमने क्या बताया कि अग्रिम अभिक्रिया V1 को कहते हैं, विपरीत अभिक्रिया विपरीत अभिक्रिया का वेग क्या कहते हैं, V2 को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कहा गया कि प्रारंभ में अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग है V1 वो अधिक होता है और विपरीत अभिक्रिया का जो वेग है V2 वो कम होता है। तो हमने कहा ना कि प्रारंभ में क्या होता है, अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अधिक होता है, विपरीत अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। प्रारंभ में ये अधिक होगा और ये कम होगा, परंतु फिर से यहाँ पे लिखा गया है परंतु समय पश्चात, मतलब कुछ समय बीतने के बाद, समय पश्चात अग्रिम अभिक्रिया का वेग जो V1 है वो घटने लगता है तथा विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब एक समय आएगा जिसमें क्या होगा, V2 का मान बढ़ने लगेगा और V1 का मान घटने लगेगा, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि समय पश्चात पर अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग होता है, V1 का वेग होता है वो घटने लगता है और जो विपरीत अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो फिर से कह रहा है तथा कुछ समय पश्चात अग्रिम व विपरीत अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है। फिर से कुछ समय पश्चात अग्रिम अभिक्रिया का वेग है वो विपरीत अभिक्रिया के वेग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब बराबर हो जाएगा तो इस अवस्था को ही हम अभिक्रिया का साम्य अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था को अभिक्रिया का साम्य अवस्था कहलाता है। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यही है साम्य अवस्था कि A से AB से CD में बदल रहा है। तो A से AB जो CD में बदल रहा है तो ये मान लेते हैं V1 वेग से बदल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का जो मतलब अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग है वो V1 है और ये CD से AB में बदल रहा है तो विपरीत अभिक्रिया का जो वेग है वो V2 है। तो पहले तो V1 का मान अधिक होगा V2 के मान से, फिर से V2 का मान अधिक हो जाएगा V1 के वेग से, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब दोनों इक्वल होंगे तो उसी समय को, उस अवस्था को ही हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का साम्य अवस्था कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सिंपल सा आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि साम्य अवस्था किसे कहते हैं। साम्य अवस्था का मतलब हो गया कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्रिम वेग तथा विपरीत अभिक्रिया का विपरीत वेग दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उस समय पर या उस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और हेल्प कुछ आपको हुआ है तब जाकर मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, हमसे स्टडी करना है, तो आप मान लेते हैं साम्य अवस्था ही नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे लिखिएगा साम्य अवस्था ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा, वहाँ से स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।